सभी को मेरा नमस्कार। माई इंडिया माई ग्लोरी इस फेसबुक पेज के सभी सदस्यों को और जो भारतीय इतिहास में रुचि रखने वाले सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आज का विषय है भारत के एक अभिन्न प्रदेश उड़ीसा का प्राचीन इतिहास, वैदिक युग से लेकर के खारवेल और खारवेल के बाद में किस तरह का क्रोनोलॉजिकल इतिहास उड़ीसा का रहा है, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत जो तथ्य ये है कि हमारे भारत के सभी प्रदेशों का जो इतिहास है उस सब का उद्गम वैदिक युग से लेकर ही होता है। ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि हम सारे भारतीयों का उद्गम जो है एक ही मूल है, वो वैदिक युग है। हमारे जितने भी जो 16 महाजनपद थे उससे पहले भी वैदिक युग से लेके सारे जनपदों का जो उद्गम है उसके बारे में हमारे सारे पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। अगर हम उड़ीसा का इतिहास देखें, उड़ीसा का सबसे प्राचीन नाम था कलिंग, उसके बाद उत्कल नाम भी आया है, उसके बाद ओड्र जो कि जिसके नाम पर अभी उड़ीसा कहा गया है, ये उत्तरी उड़ीसा का नाम ओड्र था। लेकिन इसकी प्राचीनता क्या है? कलिंग, उत्कल और ओड्र ये जो शब्द हैं ये कब प्रचलन में आए, इनका ऐतिहासिक जो तथ्य है वो कैसे हम आरंभ करते हैं। अगर आप वैदिक युग से देखें, वैदिक युग में अर्ली वैदिक युग में दीर्घतमा ऋषि हुए हैं। ये ऐतरेय ब्राह्मण और बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनमें दीर्घतमा ऋषि का जो समकालीनता है वो भरत से दिखाया गया है। ये भरत शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र रहे हैं, और ये सर्वविदित तथ्य है कि शकुंतला जो है विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। तो दीर्घतमा ऋषि का समय आता है विश्वामित्र के बाद। तो अब सबसे पहले विश्वामित्र का समय हम अगर देखें कालक्रम के हिसाब से, अगर आप क्रोनोलॉजी एस्ट्रोनॉमिक जो एविडेंसेस है वैदिक और उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में जो दिया गया है, विशेष रूप से महाभारत में ये कहा गया है कि विश्वामित्र जो है श्रवण नक्षत्र से लेकर के उन्होंने नक्षत्रों के जो लिस्ट है उसमें श्रवण नक्षत्र को सर्वप्रथम रखा है। तो अब ये इसका हम कैसे डेटिंग किया जाए, क्योंकि ब्रह्मा ने जो है कैलेंडर का जो प्रारंभ किया है वो धनिष्ठा नक्षत्र से किया है। तो एक जो प्रारंभिक जो इतिहास रहा है, या जब भी मनुष्यों का समाज जब कृषि प्रधान होने लगता है तो उसे एक कैलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। तो वैदिक युग में जिस कैलेंडर का प्रारंभ किया गया है वो समर सोल्स्टाइस से लेके समर सोल्स्टाइस तक, मतलब दक्षिणायन से लेके दक्षिणायन तक। क्योंकि उत्तर में जो सरस्वती नदी के पास जो भी सभ्यता का विकास हुआ, जिसको वैदिक सभ्यता जो हमारी मूल सभ्यता है या जिसके हम वंशज हैं, जिसके हम डिसेंडेंट्स हैं, उस समय में क्योंकि दक्षिणायन में ही वर्षा का प्रारंभ होता था, इसलिए वर्षा ऋतु से लेकर वर्षा ऋतु तक का एक सर्वप्रथम कैलेंडर बना जो कि युग कैलेंडर था। उसी युग कैलेंडर में जब 1000 वर्ष हुए, रामायण में इसका उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा के बाद 1000 वर्ष के बाद ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का समय आता है। तो वो 1000 वर्षों में जो समर सोल्स्टाइस है वो धनिष्ठा नक्षत्र से शिफ्ट होकर के श्रवण नक्षत्र में आ गया था। अब ये जो श्रवण नक्षत्र में जो समय या जो दक्षिणायन का बदलाव है, इसको विश्वामित्र ने सबसे पहले देखा है। इसका उल्लेख आता है गोपत ब्राह्मण में। तो विश्वामित्र सबसे पहले व्यक्ति थे पूरे मानव समाज में, केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, जिन्होंने पहली बार प्रिसेशन को जिन्होंने
उसको देखा है या उसको उन्होंने एक तरीके से कहा जाए तो प्रिसेशन की बात सबसे पहले विश्वामित्र ने की है। तो ये जो श्रवण नक्षत्र है, अगर हम समर सोल्स्टाइस श्रवण नक्षत्र में कब से था, अगर इसका हम गणना करें तो लगभग 13,500 बीसी के आसपास होता है। तो अब हम दीर्घतमा, मैं दीर्घतमा ऋषि के पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि कलिंग जो व्यक्ति है जिन्होंने कलिंग जनपद या कलिंग जिस देश के सर्वप्रथम राजा है उसका उद्गम जो है वो दीर्घतमा ऋषि से होता है। दीर्घतमा ऋषि ममता के पुत्र थे, वो जन्मतः उनके आंखें नहीं थी। तो एक समय विशेष में दीर्घतमा ऋषि जो है राजा बलि जो है ये चंद्रवंशी पुरुवंशी के हैं, जिनको अनु के वंशज हैं। ये राजा बलि उत्तर प्रदेश में थे, जो बलिया जो डिस्ट्रिक्ट है, उस बलिया डिस्ट्रिक्ट का नाम बलिया इसलिए पड़ा क्योंकि वो राजा बलि अर्ली वैदिक इरा में राजा बलि का उस जगह पर शासन था। तो राजा बलि जो है दीर्घतमा ऋषि को एक बार नदी में वो बहते चले जा रहे थे तो उनको बचाते हैं। इस तरह दीर्घतमा ऋषि वैदिक युग में ये राजा बलि के पास पहुंचते हैं। तो राजा बलि के जो सुदेशना उनकी पत्नी थी, उनके 4-5 पुत्र हुए थे, अंग वंग कलिंग सुह्म और पुंड्र की बात आती है उनके। तो इस तरीके से ये जो 5 जो राजपुत्र हुए हैं अनु राजवंश के जो राजा बलि के, उनमें से जो कलिंग है वो मॉडर्न जो उड़ीसा है उस जगह के वो शासक बने हैं। इस तरीके से कलिंग जनपद का उद्गम आता है। तो कलिंग जनपद, जब इसका उल्लेख हमें सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, वैदिक युग में कलिंग जनपद का अभी तक उल्लेख नहीं मिलता है। उसका कारण यही है क्योंकि उस समय अभी जनपदों का विकास धीरे धीरे हो रहा था। तो जिनका उल्लेख आता है विशेष रूप से जो वंश है, यदुवंश, अनुवंश, पुरुवंश, और इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद ही जनपदों का पूरी तरीके से उनकी स्थापना हो चुकी होती है। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक और उसके बाद के जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में जनपदों का उल्लेख आता है। तो कलिंग जनपद का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में भी मिलता है। तो ऐतरेय ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मणों में से है। लगभग 9,500 बीसी के बीच में लिखा गया था। आज से लगभग 11,000 वर्षों पुराना ऐतरेय ब्राह्मण है। तो फिर ऐतरेय ब्राह्मण में जो कलिंग जनपद का उल्लेख तो आता है, लेकिन कलिंग के बाद कितने राजा हुए हैं कलिंग में, इसका हमें कुछ इतिहास नहीं मिल पाता है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि उत्तर वैदिक काल से लेकर रामायण और पोस्ट रामायण इरा तक इक्ष्वाकु वंश के शासकों का दबदबा रहा है उत्तर भारत में विशेष रूप से। इसलिए जो है सारा पुराणों में जो इतिहास इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का और अयोध्या के राजाओं का, फिर हमें राम के लगभग 61 जो पूर्वज हुए हैं उनका उल्लेख उनकी जो जीनियोलॉजी पुराणों में मिलती है। फिर उसके बाद हमें जो राम के बाद के जो इक्ष्वाकु वंश आते वो लगभग 4500 बीसी तक जो है इक्ष्वाकु वंश। तो उसमें जो अग्निवर्ण जो शासक थे अयोध्या के, उसके समय में इक्ष्वाकु वंश का पतन हो जाता है। फिर भरत वंश के जो वैदिक युग के जो कुरुवंशी है वही भरतवंशी भी कहा जाता है, उनका जो राइज होता है उत्तर भारत में। इस तरीके से महाभारत काल तक भरत वंशों का ही शासन रहा है। इक्ष्वाकु वंश के पतन से लेकर के फिर महाभारत काल तक, महाभारत युद्ध तक भरतवंशियों का शासन उत्तर भारत में विशेष रूप से रहा है। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर उत्तर भारत के शासक बनते हैं। तो हमें महाभारत में उल्लेख मिलता है कि दुर्योधन जो है कलिंग के राजा के राजपुत्री चित्रांगदा से उनका विवाह होता है। तो ये जो कलिंग के राजा जो रहे हैं महाभारत काल में, उस समय राजपुर एक जगह है जो उड़ीसा या कलिंग की राजधानी रही है। और महाभारत युद्ध में
श्रुत्यायुध और या श्रुत्यायुष दो नामों का उल्लेख मिलता है महाभारत काल में। ये कलिंग के राजा थे श्रुत्यायुध, जो कि महाभारत युद्ध में कौरवों के समर्थन में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ये स्पष्ट है क्योंकि कलिंग की राजपुत्री दुर्योधन की पत्नी थी, इसलिए कलिंग राजाओं ने कौरवों का पक्ष लिया और महाभारत युद्ध के दौरान श्रुत्यायुध की मृत्यु भीम के हाथों हो जाती है। ये महाभारत में वर्णन मिलता है। इस तरीके से हम अगर देखें, कलिंग के राजा का जो प्रथम राजा का जो वर्णन मिलता है वो महाभारत काल के समय दुर्योधन ने जिस चित्रांगदा से शादी की, वो हो सकता है कि वो श्रुत्यायुध कलिंग के राजा रहे हों, जिनकी पुत्री चित्रांगदा हो सकती हैं। तो ये हमें श्रुत्यायुध से पहले कलिंग के राजा कौन थे, क्योंकि रामायण में भी कलिंग जनपद का उल्लेख मिलता है, लेकिन कलिंग में कौन सा राजा शासन कर रहा था इसका उल्लेख हमें नहीं मिल पाता है। तो ये कहना है कि क्योंकि महाभारत काल से पहले कलिंग के राजाओं की कोई वंशावली हमें नहीं मिल पाती है, इस वजह से कलिंग का कोई इतिहास नहीं रहा है, ये एक गलत अवधारणा है। क्योंकि उत्तर भारत में विशेष रूप से इक्ष्वाकु, क्योंकि बहुत सारे जनपद थे, बहुत सारे राजा थे, लेकिन क्या होता है कि एक महान राजाओं का, ये जो चक्रवर्ती राजाओं का जो प्रभुत्व रहा है, इसलिए पुराणों में विशेष रूप से केवल इक्ष्वाकु वंश के ही राजाओं का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद भरतवंशियों के शासन का उल्लेख मिलता है। फिर महाभारत युद्ध के बाद मगध विशेष रूप से वो प्रभावशाली जनपद के रूप में उभरता है, तो हमें महाभारत के बाद केवल मगध के शासकों का ही लिस्ट मिलता है। लेकिन पुराणों में ये लिखा हुआ है कि महाभारत काल से लेकर के महापद्मनंद तक लगभग 32 कलिंग राजाओं ने शासन किया, लेकिन उनका लिस्ट मुझे नहीं मिला है। ये मैं उड़ीसा के जितने भी निवासी हैं और भारत के बहुत सारे जो इतिहासकार हैं और उड़ीसा के भी इतिहासकार हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो इस पर अनुसंधान करें कि महाभारत काल से लेकर महापद्म तक जितने 32 राजाओं ने जो शासन किया, उनकी जीनियोलॉजी कहाँ है। अगर कहीं मिले तो वो मेरे लिए वो बहुत ही हर्ष का विषय होगा, लेकिन मुझे वो लिस्ट नहीं मिल पाया है। लेकिन ये उल्लेख मिला है कि महाभारत में श्रुत्यायुध प्रथम व्यक्ति थे महाभारत काल में। श्रुत्यायुध से लेकर महापद्मनंद तक जो 32 राजाओं का, जो ये कहा गया कि 32 राजाओं ने कलिंग में शासन किया, उनका उल्लेख, क्योंकि जो देवानाम प्रिय प्रियदर्शी जो अशोक थे, वो लगभग 1764 बीसी में महापद्मनंद से लगभग 100 वर्ष पहले वो शासन कर रहे थे मगध में, और पूरे भारत में ही उनका शासन रहा है। तो उन्होंने कलिंग के साथ उनके युद्ध का एक उल्लेख मिलता है। वो रॉक एडिक्ट नंबर 13 में अशोक कलिंग का उल्लेख करते हैं। तो वो उस समय कौन सा राजा था उस समय उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन कलिंग और मगध के शासक अशोक के बीच में एक बहुत ही गंभीर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में ऑफ कोर्स अशोक का विजय हुआ था। तो इस प्रकार से हमें महापद्मनंद तक, महापद्मनंद एक ऐसे व्यक्ति उभरे हैं मगध के शासन में शिशुनाग वंश के बाद। उन्होंने बहुत सारे जितने भी जो छोटे छोटे या जो जनपदों के जो राजा थे, उनके शासन को समाप्त करके उनको मगध के साम्राज्य में उनका विलय करा लिया था। इस तरीके से कलिंग जनपद का मगध साम्राज्य का शासन एक प्रत्यक्ष रूप से कलिंग जनपद पर मगध का शासन हो गया था महापद्मनंद के समय में। लेकिन एक और बात है कि हम देखते हैं कि ये मौर्य वंश जब शासन कर रहा था, उस समय एक महामेघवाहन वंश का उल्लेख हमें मिलता है खारवेल के अभिलेख के माध्यम से। तो ये महामेघवाहन वंश कौन है, इसका मूल जो पुरुष हैं वो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में चेतराज की एक उल्लेख मिलता है। लेकिन वो चेतराज केवल खारवेल के ही पूर्वजों में हैं या वो महामेघवाहन वंश के संस्थापक रहे हैं, इस बारे में अभी हमें और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। लेकिन जो महाभारत के में भी जो है ना, ये मेघवाहन का उल्लेख मिलता है।
कलभु मेघवाहन, तो केवल मेघवाहन शब्द आता है जो कि एक राजा। अब ये मेघवाहन श्रुत्यायुध का वंश रहा है नहीं रहा है इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन कलिंग में एक राजा मेघवाहन भी थे महाभारत के समय में। तो उसी में मेघवाहन के वंशज ही महामेघवाहन रहे, जो कि जब कलिंग जो 32 मुझे लगता है कि जब महापद्मनंद के द्वारा जब कलिंग के जितने भी जनपद पर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया, तो उसके बाद मुझे लगता है मेघवाहन के जो वंशज रहे उन्होंने वो जैसे ही नंद वंश समाप्त हो गया, मौर्य वंश का भी प्रभुत्व, जैसे शालिशुक के समय में यवनों का आक्रमण की बात आती है, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग का आता है, वो लगभग 14,059 बीसी के आसपास पुष्यमित्र शुंग का समय आता है। ये सारा समय जो मैं बता रहा हूँ क्रोनोलॉजी, ये बुद्ध निर्वाण को 1864 बीसी में 1864 बीसी में मानकर है, क्योंकि आपने मेरा जो भी क्रोनोलॉजिकल जो रिसर्च है वो मैं कई बार प्रेजेंट कर चुका हूँ, और ये आप मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं उसके द्वारा भी आप जान सकते हैं, क्योंकि ये जो क्रोनोलॉजी है ये समझना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध निर्वाण का समय कब हुआ, महाभारत का युद्ध है 3162 बीसी के आसपास, उसके बाद बुद्ध निर्वाण 1864 बीसी में। इस प्रकार नंद वंश का समय आता है 1664 बीसी से लेके 1596 तक, और मौर्यों का शासन आता है 1596 बीसी से लेके 1459 बीसी के 137 ईयर्स तक मौर्यों का शासन रहा है। मौर्य वंश के बाद आते हैं शुंग वंश, उसमें पुष्यमित्र शुंग का आता है। शुंग वंश के जो समय में उसके बाद अग्निमित्र आते हैं, उनके बाद वसुमित्र के बाद जितने भी जो लेटर शुंग वंश के राजा थे उनका शासन थोड़ा कमज़ोर वीक रहा है। तो उस समय मेघवाहन वंश ने कलिंग में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया है। तो इस मेघवाहन वंश का, महामेघवाहन वंश का उद्भव क्या है, उसका वो किस वंश से उनका वो जिसके डिसेंडेंट्स रहे, वो एक आयर डायनेस्टी की बात करते हैं। जैसे खारवेल जो है अपने आप को ये जो हाथी गुम्फा अभिलेखे आयरेण महाराजेन महामेघवाहनेन चेतराज वंशवर्धनेन, तो वो अपने आप को आयर वंश के, मूल रूप से आयर वंश क्या है, वो इरा से के जो वंशज रहे हैं वो आयर रहे हैं। तो इस तरीके से इरा भी जो है कश्यप ऋषि के ही पत्नियों में से है, तो उस इरा से जो वंश उद्भव हुआ वो आयर वंश है। अब ये आयर और एक आइल वंश है, ये दोनों एक है कि अलग अलग है, इस पर भी एक चर्चा की या इस पर किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है जो ये जो डायनेस्टी रही है, महामेघवाहन का जो उद्भव आयर डायनेस्टी से हुआ है, वो मूलतः चंद्रवंश के हो सकते हैं। उसमें एक चेतराज हुए हैं, ये चेतराज कब हैं, क्या समय है उनका, ये कहना मुश्किल है। लेकिन वो महामेघवाहन एक मुझे लगता है महाभारत या प्री महाभारत काल में एक कलिंग के राजा हुए हैं महामेघवाहन, जो कि मेघवाहन वंश के जो संस्थापक रहे हैं। उस मेघवाहन वंश में चेतराज हुए हैं। कुछ जैन जो इतिहासकार है वो चेतराज को वैशाली के चेटक के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत ही संभव नहीं है, क्योंकि जो चेटक हैं वैशाली के जितने भी राजा हुए हैं वो किसी न किसी तरीके से इक्ष्वाकु वंश से उनका संबंध रहा है। इक्ष्वाकु वंश के बहुत सारे ब्रांचेस बाद में हो गए थे, उसमें वैशाली के जितने भी राजा हैं उनका लिंक जो है वहाँ से हो जाता है। तो जो चेटक और ये चेतराज दोनों एक होना, एक दूर दूर तक कोई ज़्यादा लिंक नहीं मिलता है। लेकिन चूँकि खारवेल की जो प्रशस्ति है हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, उसमें नमोकार मंत्र का उल्लेख मिलता है।
तो वस्तुतः वो जैनिज्म आजीवकों का भी और जैनियों का बहुत ही क्लोज उनका उन दोनों फिलॉसफियों में एक लिंक रहा है। मूलतः निर्ग्रंथ, फिर आजीवक, आजीवकों के बाद महावीर के बाद जैन आने के बाद आजीवकों का जैनिज्म में ही एक तरीके से उसमें दोनों एक तरीके से मिल जाते हैं। तो ये जो महावीर के समय जो जन्म, महावीर का जो निर्वाण है वो समय आता है 1189 बीसी। तो मैंने आपको बताया कि बुद्ध निर्वाण जो है 1864 बीसी में है। महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन नहीं थे, क्योंकि अगर आप शक इरा का अगर आप देखें 78 एडी से लेके आजकल चले जाते हैं पीछे 470 विक्रम इरा से 57 बीसी से 470 लेके अराउंड 525 के आसपास महावीर के जन्म और उनके निर्वाण की बात की जाती है। लेकिन मैंने पहले भी बताया जो शक इरा है वो 583 बीसी में उसका प्रारंभ हुआ था। तो शक इरा से पहले अगर हम चले जाएं तो वो 605 वर्ष हमको जाना पड़ेगा। 583 बीसी में आप 605 वर्ष आप जोड़ दीजिए तो 1189 बीसी आता है। तो उस समय महावीर का निर्वाण हुआ था। तो उस समय चेटक जो है वैशाली में शासन कर रहे थे, लेकिन उनका और कलिंग के जो चेतराज थे दोनों में कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक हरिभद्र सूरी की एक वृत्ति है, उनमें ये कहा गया कि कलिंग राजा के साथ महावीर के बहुत अच्छे संबंध थे, तो महावीर कलिंग आए थे। तो इस तरीके से जो है जो जैन धर्म के साथ जो महामेघ वाहन के वंश का जो संबंध है वो महावीर के समय से ही है। तो इस तरीके से खारवेल का जैन धर्म के प्रति या जैन जो फिलॉसफी और उसके प्रति जो संबंध रहा है वो महावीर के समय से लेकर रहा है। तो अब हमें ये खारवेल के समय का निर्धारण कैसे करते हैं? अवश्य ही महावीर निर्वाण के बाद ही होना चाहिए खारवेल का समय, क्योंकि नमोकार मंत्र जो है जैनिज्म का सबसे पवित्र मंत्र है। तो उसका उल्लेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और एक सबसे रोचक विषय यह है कि इसी अभिलेख में खारवेल जो है एक नंदराज का उल्लेख करते हैं, जिस नंदराज के राज्य से 103 वर्ष के बाद उन्होंने एक नहर का पुनर्नवीकरण या जिसका रिनोवेशन खारवेल ने कराया। अब आधुनिक इतिहासकार इस नंदराज को महापद्मनंद के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से बुद्ध और महावीर कंटेम्प्ररी थे। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि महावीर के बाद जो भद्रबाहु हुए हैं, जिनका निर्वाण महावीर निर्वाण के 170 वर्षों के बाद हो जाता है, तो भद्रबाहु के जो शिष्य चंद्रगुप्त थे वो उज्जैन के राजा थे, जिसका मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य महावीर निर्वाण से पहले हुए हैं, क्योंकि जो समय पुराणों में जो महावीर चंद्रगुप्त मौर्य का और नंद का और उससे पहले जो बुद्ध का समय आता है, उनमें देखा जाए तो महावीर निर्वाण से लगभग 300 वर्ष पहले ही चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। इसलिए भद्रबाहु का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य नहीं हो सकता। जो उज्जैन में, क्योंकि सारे कर्नाटक साहित्य में चंद्रगुप्त को गुप्त वंश का ही माना गया है, तो एक मालव गुप्त वंश से संबंधित चंद्रगुप्त भद्रबाहु के शिष्य थे, जो कि विशाखाचार्य होने के बाद जो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में आके उन एक जैन भिक्षु बन जाते हैं, जिनका नाम जो है विशाखाचार्य होता है जैन भिक्षु बनने के बाद। तो अब जो नंदराज बने हैं वो नंदराज महापद्मनंद नहीं है। महापद्मनंद जो है, महापद्मनंद का समय में और खारवेल के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो जो नंदराज हुए हैं जैन वंश, जैन साहित्य में इसी नंदराज को नापित शब्द से भी संबोधित किया गया है। तो नंदराज जो है एक मूलतः उनका जो भी जाति या जो
जिससे वो संबंधित थे, वो एक तरह से नाई थे, लेकिन बाद में एक मिलिट्री ऑफिशियल बन गए थे मगध के जितने भी शासन हुए। तो मगध के एक मिलिट्री ऑफिशियल थे। तो जब महावीर निर्वाण के बाद उल्लेख आता उदयभद्र के निधन के बाद, क्योंकि उदयभद्र का कोई सक्सेसर नहीं था, तो उनका जो मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे, उन्होंने नंद को ज़्यादा उपयोगी माना, चाहे वो नापित रहे हों, नाई के उस प्रोफेशन से संबंधित रहा हो, उनके जो भी जिसमें उनका जन्म हुआ है, फिर भी उनको मगध का शासक बना देते हैं। और ये नंदराज जैनिज्म के उसका इन्होंने पैटर्नेज किया था। अब ये आता है, ये जो नापित नंद है ये और जो महापद्मनंद है, क्योंकि महापद्मनंद का संबंध शिशुनाग वंश से, शिशुनाग वंश के जो अंतिम राजा थे उनके पुत्र थे, चाहे ये किसी और से हो, लेकिन उनका कोई नाई से कोई लेना देना, उस प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये जो मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन है, जो कि जैन साहित्य में जिस नंदराज की बात की है, उनका और महापद्मनंद के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो जो नंदराज केवल एक व्यक्ति नंद हुए हैं, ये उदयभद्र के बाद, महावीर के निर्वाण के 60 वर्षों के बाद नंदराज का शासन का प्रारंभ होना लिखा गया है। ये जो नंद है और जो नंद पुराणों में लिखा गया है, दोनों में संबंध नहीं है। यही एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं और जितने भी उसके बाद जिनको एमिनेंट हिस्टोरियंस कहा जाता है, वो इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं और पूरी क्रोनोलॉजी गड़बड़ हो जाता है। और इस क्रोनोलॉजी को ना समझाने की वजह से ये कहा जाता है कि भारतीयों को इतिहास लिखना नहीं आता, उनको कोई क्रोनोलॉजिकल सेंस नहीं था। इसका मूल कारण यही है कि उन्होंने इनकी जो क्रोनोलॉजी दी गई है जैनिज्म में, बुद्धिज्म में और पुराणों में, उनका सही मूल्यांकन नहीं कर पाए। तो हम अगर ये क्रोनोलॉजी अगर हम ठीक करते हैं तो तीनों अलग अलग क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि पुराण जो है मगध के राजवंशावली की क्रोनोलॉजी दे रहे हैं, जबकि बुद्धों का जितना भी साहित्य है उसमें बुद्ध निर्वाण के बाद कौन कौन से घटनाएं घटी, कौन कौन से राजा हैं, उनमें उनका उल्लेख मिलता है। जबकि जैनिज्म में उन्हीं राजाओं का उल्लेख जिन्होंने जैनिज्म को बढ़ावा दिया, जिनके पैटर्न्स हो रहे हैं, उनका उल्लेख आता है। तो हमें सबसे पहले ये क्रोनोलॉजी सही करें तो तीनों जो साहित्य हैं, जैन, बौद्ध और पुराणों में जो भी क्रोनोलॉजी की है वो वस्तुतः सही है। अब हमारा आता है 1189 में आप 60 ईयर्स जोड़ दीजिए या से पीछे आगे आ जाइए तो कितना होता है 1129 BC। 1129 BC में नंदराज जो है उनका अभिषेक होता है मगध राज्य में। अब वहां से लेके 103 वर्ष में हम अगर आगे चले आए तो वो आता है 1128 या 29 BC के आसपास, क्योंकि है ना जो 1026 BC में जो है, अगर आप 1129 में माइनस करिए 1026 BC, 1026 BC में जो है खारवेल ने एक नहर का पुनर्नवीकरण किया, जिस नहर को नंदराज ने बनवाया था, और वो जो वर्ष है खारवेल का 5th रेग्नल ईयर था। तो हमको 1026 में 5 वर्ष पीछे जाना है, तो 1031 BC। तो ये जो 1031 BC जो है वो वर्ष है जिसमें खारवेल का अभिषेक कलिंग के राजा के रूप में हुआ। इस तरीके से हम एग्जैक्टली खारवेल के राज्याभिषेक का ईयर हम स्थापित कर सकते हैं, वो है 1031 BC। लेकिन आधुनिक इतिहासकार क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने बुद्ध का और महावीर को समकालीन करके जो 1380 ईयर्स जो क्रोनोलॉजिकल एरर हो गया है आधुनिक क्रोनोलॉजी में, इसलिए बुद्ध का समय आ जाता है 483 BC। तो अब इनके पास नंद वंश के लिए समय आता है 326, लेकिन अब 350 BC के आसपास, 350 BC में अगर 130 वर्ष लेके आते हैं तो लगभग 250, लेकिन उस समय अशोक का शासन था। आधुनिक इतिहास का जितने भी मॉडर्न टेक्स्ट बुक्स हैं हिस्ट्री में,
तो अब इसका कोई इनके पास समाधान नहीं है कि 103 वर्ष बाद अगर महापद्मनंद के बाद ही रखना है तो आपको रखना पड़ेगा 250 बीसी के आसपास। लेकिन 250 बीसी में खारवेल को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि खारवेल से पहले अशोक का शासन रहा, अशोक का और खारवेल की समकालीनता संभव नहीं है। इसलिए ये और 150 ईयर्स पीछे आके 110, 120, 150, 170 के आसपास इसका ये लेते हैं। अब ये एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसमें 103 ना करके इसका बहुत ही डिस्टॉर्टेड लेके 170 ईयर्स पीछे आते हैं किसी तरीके से। तो ये आज तक आधुनिक इतिहासकार सही कालक्रम को नहीं बता पाए खारवेल के समय का। तो जो आधुनिक इतिहासकारों ने जो समय दिया है खारवेल का, वो सर्वथा अनुचित है। अब जो हमारे जो पारंपरिक क्रोनोलॉजी है उसके हिसाब से खारवेल का समय आता है 1031 बीसी में, उनका राज्याभिषेक होता है। उस समय हम ये कैसे साबित कर सकते हैं, नंद राज का समय लेना पड़ेगा। जो नापित नंद था, जिसका चयन जो है मगध के मंत्री, जो उदयभद्र के जो मंत्री थे, उन्होंने किया था। तो ये महावीर निर्वाण के 60 ईयर्स के बाद जिनका राज्याभिषेक हुआ है वो नंद है। तो इसलिए हम 1129 बीसी से हम 103 ईयर्स ऐड करेंगे आगे, तो 1026 बीसी होता है। तो वो 5वां रेगनल ईयर है खारवेल का। तो खारवेल का समय हो गया 1031 बीसी है। तो अब हमारे लिए कुछ और भी है। पहले हमने जो चेतराज का वर्णन आता हाथी गुम्फा, उसका मैंने आइडेंटिफिकेशन बताया, वो चेटक नहीं है। सेकंड, जो नंदराज का उल्लेख मिला है वो नंदराज कौन है। अब एक और रोचक तथ्य आता है कि खारवेल जो है गोरथगिरी, अपने 8th रेगनल ईयर में गोरथगिरी में वो गोरथगिरी पर वो आक्रमण करते हैं। वो गोरथगिरी जो है राजगृह के पास था और राजगृह मगध की राजधानी थी। एक और आपको देखना पड़ेगा, खारवेल का एक बहुत बड़ा योगदान यह है कि उत्तर भारत में जो कुषाणों का शासन रहा है, तो कुषाणों के शासन के समय में खारवेल जो है कुषाणों के शासन को समाप्त करते हैं एक तरीके से। तो कुषाणों का जो कनिष्क का समय आता है 1150 बीसी में, तो उससे पहले उनके जितने भी वो शासक रहे हैं उन सबका लगभग 150 ईयर 170 ईयर्स तक कुषाणों का एक प्रभुत्व रहा है उत्तर भारत पर। वो मगध तक, इवन वाराणसी में भी अभिलेख मिले हैं कुषाणों के। तो इस तरीके से जो कुषाणों के जो हुविष्क थे, हुविष्क के बाद एक विमतक का उल्लेख आता है। वो विमतक का शासन मथुरा से लेके राजगृह तक, मगध तक उनका शासन रहा, पाटलिपुत्र तक। खारवेल अपने अभिलेख में विमक की बात करते हैं। यही विमक विमतक थे जो कि मथुरा में शासन कर रहे थे। और ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि खारवेल ने जो है उत्तरापथ और मगध पर आक्रमण करके अपने 12th रेगनल ईयर्स में जो है विमक को जो है मगध से मथुरा तक खदेड़ देते हैं। इस तरीके से कुषाणों के शासन को समाप्त करने का श्रेय किसी को है तो वो कलिंग के राजा खारवेल को है। खारवेल ने कुषाणों को जो है, क्योंकि यवन शब्द का उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। ये जो यवन है, ये यवन कुषाणों को ही कहा गया है। ये यवन इंडो ग्रीक्स के लिए नहीं, क्योंकि कुषाण भी जो है उन्हीं के ही उत्तराधिकारी के रूप में बैक्ट्रिया पर शासन करने लग गए थे। इस तरीके से कुषाणों को भी यवन ही कहा गया है कभी कभी, क्योंकि उनके लिए कोई और शब्द का प्रयोग नहीं, उनको भी यवन, क्योंकि उन्होंने अपने अभिलेखों में यवन लिपि का ही, उनके जितने भी सिक्के आप देखोगे उसमें बैक्ट्रियन ग्रीक स्क्रिप्ट ही मिलता है, तो इसलिए उनको यवन कहा गया। लेकिन क्या किया गया, विमक शब्द को आधुनिक इतिहासकार और जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे उन्होंने विमक को दिमित शब्द में परिवर्तित करके उन्होंने कहा कि ये डेमेट्रियस का उल्लेख कर रहा है। लेकिन ये डेमेट्रियस का उल्लेख नहीं है, क्योंकि इसमें विमक की बात कही है, इसमें कहीं भी डेमेट्रियस का उल्लेख नहीं है। ये सर्वथा एक डिस्टॉर्शन है। और
कलिंग के राजा खारवेल जो है मगध से कुषाण जो यवन थे, कुषाण यवन, विमक को मगध राजगृह से लेके खदेड़कर उनके मथुरा तक जो है उनके शासन को समाप्त करने के बाद एक बृहस्पति मित्र का भी उल्लेख आता है खारवेल के अभिलेख में। बृहस्पति मित्र हो सकते हैं जो श्रुंग वंश के ही उनके लेटर डिसेंडेंट थे, उनको जो है मगध में अपने प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर स्थापित कर देते हैं। इस तरीके से खारवेल का मथुरा तक, पूरे उत्तर भारत पर अप टू मथुरा उनका आधिपत्य हो जाता है। अब चूंकि उत्तर भारत पर उनका एक विजय स्थापित हो गया, मथुरा तक मगध अंग वंग और कौशाम्बी, मथुरा तक खारवेल उत्तरापथ के और कलिंग से तो शासन उनका रहा है। अब वो दक्षिण पर करते हैं उसका अभियान, इसलिए वो अपने 13th रेगनल ईयर में खारवेल क्या करते हैं, तमिल कन्याकुमारी तक उनका एक तरीके से एक सैन्य अभियान रहा है, जिसमें तमिल के कितने भी राजाओं का एक संधि थी 113 वर्षों का, उस संधि को इन्होंने तोड़ा, तीनों राजाओं को। इस तरीके से खारवेल ने जो है पूरे कन्याकुमारी से लेकर के मगध तक जो है कलिंग के राजा का जो प्रभुत्व रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो खारवेल जो है एक महान शासक रहे हैं, जिनका शासन रहा है मगध से लेकर के कन्याकुमारी तक। एक विशाल राज्य पर खारवेल ने शासन किया। और एक रोचक बात है कि संगम इरा का अंत जो है वहीं समाप्त होता है जिस समय खारवेल का तमिल जो राज्य में जो पांड्य चेर चोल उनका जो संगठन रहा है उसको, उस पर इनका आधिपत्य होता है। इस तरीके से कलभ्रों का भी उदय भी तभी होता है। खारवेल, ये संभव है कि कलभ्रों का जो उल्लेख आता है कि कलभ्रों ने शासन किया है 300 वर्षों तक तमिलनाडु पर, और उनके आने से ही संगम इरा का जो है अंत हो जाता है। तो ये कलभ्र भी जो है मुझे लगता है खारवेल के ही वो सामंत शासक रहे हैं, बाद में वो स्वतंत्र राजा हो गए हैं। तो इस तरीके से खारवेल का जो एग्जैक्ट समय आता है 1031 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, क्योंकि खारवेल का जो अभिलेख है वो 13वें उनके रेगनल ईयर में लिखा गया था। तो एग्जैक्टली अगर हम देखा जाए 1100 बीसी में जो है ये अभिलेख लिखा गया, तो आज से लगभग 3040 वर्ष पुराना है खारवेल का अभिलेख। आप अभी भी भुवनेश्वर में आप जा सकते हैं, वो अभिलेख अभी भी वहाँ पर उसी रूप में है। वो लगभग 3040 वर्ष पुराना अभिलेख है। तो ये खारवेल का समय है। अब खारवेल ने चूंकि कुषाणों के शासन को समाप्त किया, तो कुषाणों ने क्या किया, अपने समय में कुछ शक क्षत्रपों की नियुक्ति की, क्योंकि मगध में भी और बनारस में जो अभिलेख मिले हैं उसमें कुछ शक क्षत्रपों का उल्लेख मिलता है। तो ये जो शक क्षत्रपों का उल्लेख मथुरा में भी बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, वो मिलते हैं। तो इसको नॉर्दर्न क्षत्रपास नाम दिया जाता है आधुनिक उसमें। वस्तुतः ये शक क्षत्रप ही जो है, जब कुषाणों का शासन समाप्त हो गया और खारवेल के शासन के बाद खारवेल के उत्तराधिकारी कौन रहे हैं इसका उल्लेख हमें नहीं मिल पाता है। तो जो खारवेल के बाद जो है, हो सकता है कलिंग का जो आधिपत्य है वो थोड़ा वीक हो गया है। तो उस समय शक मुरुंड जो है वो उत्तर भारत में अपने कुछ स्वतंत्र छोटे छोटे राज्यों की स्थापना कर लेते हैं। तो ये शक मुरुंडों का उल्लेख उस समय था। लेकिन कलिंग में एक और हमें शासन कैसे रहा, क्योंकि पोस्ट खारवेल के बाद कौन कलिंग के शासक रहे हैं इसका हमें खारवेल के जो उत्तराधिकारी उनका आज तक मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन एक हिमवंत थेरावली है। हिमवंत थेरावली में शोभन राज एक चेटक का पुत्र था, क्योंकि कुणिक और वैशाली के, क्योंकि कुणिक जो है चंपा में शासन कर रहे थे जो कि श्रेणिक के पुत्र थे, वो और चेटक के बीच में जो है एक युद्ध होता है। उस युद्ध में चेटक जो है पराजित हो जाते हैं। तो चेटक के पुत्र शोभन राज कलिंग में आ जाते हैं। कलिंग में किंग सुलोचन थे उस समय। तो ये जो घटनाएं हैं
ये महावीर के समय, उनके निर्वाण के आसपास की घटना है, 1189 बीसी के आसपास। उस समय शोभन राज जो है, क्योंकि शोभन राज ने कलिंग किंग सुलोचन के ही पुत्र से विवाह किया था, इसलिए वो सुलोचन के पास आ जाता है। तो शोभन राज जो, क्योंकि उनकी केवल पुत्री थे, इसलिए सुलोचन के बाद शोभन राज जो है कलिंग के राजा बन जाते हैं। तो एक राज्य रहा होगा। तो शोभन राज्य के बाद बहुत सारे उनके उत्तराधिकारी, लगभग 5 उत्तराधिकारी रहे हैं, उनका नाम नहीं मिलता। उनका जो 6th जो सक्सेसर है उसका नाम चंद्रराज आता है। कुछ लोगों ने, कुछ जैन आचार्यों ने शोभन राज का ही जो सक्सेसर एक भिक्षु राजा हुए हैं, उनको खारवेल के रूप में उनकी पहचान करते हैं, लेकिन वो सर्वथा गलत है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली वो कहीं पर भी फिट नहीं बैठते हैं। तो ये जो शोभन राज से लेकर विधु राज, लगभग 13 राजाओं ने उड़ीसा पर शासन किया था पोस्ट खारवेल के बाद। तो इस तरीके से जो चेट राज के का उल्लेख जो खारवेल में है और वैशाली के किंग जो चेटक है, दोनों में कोई उल्लेख, उनमें समानता नहीं है, क्योंकि अगर होता तो अपने आप को शोभन राज का ही उत्तराधिकारी बताता खारवेल, क्योंकि शोभन राज के ही उत्तराधिकारियों का ही वर्णन है हिमवंत थेरावली में से। ये एक छोटा राज्य रहा होगा खारवेल के समय में, एक छोटा राज्य रहा होगा जो कि खारवेल के सामंत हो सकते हैं, तो उनका शासन रहा है। और इस समय जो है मगध, उज्जैन के राजा थे चंद्रगुप्त, उनका पौत्र रहा है भास्कर। वो कलिंग पर आक्रमण करते हैं और वो बुद्ध राजा उस समय शासन कर रहे थे। उनको हराने के बाद वो एक गुप्त संवत का प्रचलन करते हैं 950 बीसी में, जिसको आगुप्ताई का इरा के नाम से उल्लेख मिलता है, एक अभिलेख जो कर्नाटक में मिला है। तो इस तरीके से अगर हम इन सारे जो सूत्र हैं उनका अगर आप एक समीकरण या उसका एक समन्वय करें, तो ये जो क्रोनोलॉजी बनती है लगभग शक मुरुंड जो उत्तर भारत में जो शासन कर रहे थे। एक और एक रोचक बात यह है कि जैसे खारवेल ने जो है उत्तर भारत में कुषाणों के शासन को समाप्त किया, उसी तरह एक शत्रुभंज नामक एक अभिलेख मिलता है हमको, असानपात एक जगह है, वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन में, जिसमें नागवंश के शत्रुभंज राजा हुए हैं। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिलेख है। तो ये जो शत्रुभंज है शक मुरुंडों को समाप्त करते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी भूमिका है उड़ीसा के या कलिंग के राजाओं का। एक सबसे पहले उत्तर भारत को कुषाणों से, या कुषाण जो यवन थे उनसे मुक्ति दिलाने का, उसके बाद शत्रुभंज जो है शकमुरुंडों को समाप्त करने का देते। जे शत्रुभंज के बाद ही शातवाहनों का उदय होता है, तो शातवाहन मगध के शासक बन जाते हैं। इस तरीके से जो एक पोस्ट महाभारत इरा में कलिंग के शासकों का पूरे भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में जिसे लिखा जा सकता है, वो खारवेल का शासन है। उसके बाद शत्रुभंज है, जो एक महान कलिंग के शासक, एक महान राजा थे कलिंग के, उन्होंने उत्तर भारत को शक मुरुंडों से उन्होंने किया। और एक सबसे बड़ी जो असानपात जो इंस्क्रिप्शन में उसमें लिखा हुआ है कि ये शत्रुभंज राजा जो है इतिहास, पुराण, महाभारत, व्याकरण, समीक्षा, न्याय, मीमांसा, छंद, वेद और सांख्य और इवन बौद्ध साहित्य के भी एक महान विद्वान भी थे। तो इस तरीके से जब शातवाहनों का शासन मगध पे स्थापित हो जाता है और मध्य भारत पे हो जाता है, तो उस समय कलिंग के शासक जो है, एक जैसे माठर वंश का भी शासकों का आता है। उसके बाद एक अर्ली गंग वंश है जिन्होंने गांगेय संवत का प्रयोग किया। वो गांगेय संवत का जो स्थापना है वो 657 बीसी में आता है। ये अर्ली गंग डायनेस्टी है, 657 बीसी से लेके 107 बीसी तक अर्ली गंग वंश का शासन रहा है। फिर उसके बाद जो है हमें जो गंग वंश हैं, जिसमें बहुत से शरभपुत्रीय, विग्र, मुद्गल, फिर उसके बाद हमारे जो सोमवंशी राजा से पहले भौमकर आते हैं, भंज, श्वेतक, गंग,
फिर सोमवंशी राजाओं का उल्लेख आता है। एक और सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि जो मगध का जब शासन चल रहा था तो उसमें एक उल्लेख आता है कि सोमवंशी राजा जो है मुकुंद देव, सोमवंशी राजा मुकुंद देव, अभी तक अभिलेखों में उनका मुकुंद देव का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन जो जैन साहित्य में उसमें ये लिखा हुआ है कि जो ये पृथ्वीराज के समय जो राजा जयचंद्र थे, ये कन्नौज के शासक, उनका विवाह जो है कन्नौज की राजपुत्री से शासन, वो मुकुंद देव की पुत्री थी। तो उस समय सोमवंश का राजा का शासन था। फिर उसके बाद हमें उस इवन लेटर गंगवंश का उल्लेख मिलता है, वो वीरसिंह, कामार्ण देव, गुणार्णव, इन सब का होते हुए फिर सबसे जो महान राजा थे वो अनंत वर्मन चोड़गंग है। इनका जो शासन रहा है 417-486 एडी में, तो 5वीं सदी में अनंत वर्मन चोड़गंग। आधुनिक इतिहासकार अनंत वर्मन चोड़गंग का शासन जो है वो दिखाते हैं लगभग 12th सेंचुरी एडी में, क्योंकि वो 660 वर्षों का जो अंतर रहा है शक वंश में। इसी के ही जो अनंत वर्मन चोड़गंग के वंशजों में ही आते हैं नरसिंह देव, नरसिंह राजा। ये नरसिंह है, ये फर्स्ट नरसिंह वन, जिन्होंने कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है जिसका निर्माण कराया था, वो 567 बीसी से 600 एडी के बीच में नरसिंह वन जिनका शासन रहा है। तो जो कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है वो आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व बनाया गया था, और जिसका उल्लेख आईने अकबरी में भी मिलता है कि वो पूर्णतः उस समय वो मंदिर रहा है। आज जिस भी स्थिति में है उसका हमें एक तरीके से पुनरुद्धार करके उसी वैभव में हमें उस कोणार्क के सूर्य मंदिर को स्थापित करना है। इस तरीके से जो उड़ीसा का जो गौरवपूर्ण जो इतिहास है वो वैदिक युग के कलिंग, जो दीर्घतमा ऋषि और रानी सुदेशना जो महाराजा बलि के पुत्र थे, वहाँ से उनका उद्भव होता है। और जो उत्कल शब्द है, ये उत्कल भी एक राजपुत्र थे जो कि मनु के पुत्र थे, सुद्युम्न, मनु के पुत्र सुद्युम्न के पुत्र थे उत्कल, वहाँ से उत्कल का आता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि ये जो वोड्र शब्द जो है ये नॉर्दर्न उड़ीसा का नाम आता है, इसका उल्लेख हमें केवल महाभारत में मिलता है। तो ये जो वोड्र जो उद्भव है ये मुझे लगता है प्री महाभारत इरा में हुआ है। तो ये है कलिंग और जो हम उड़ीसा का एक गौरवपूर्ण इतिहास, और यही कालक्रम का इतिहास है। ये इतिहास 13,500 बीसी में कलिंग का समय आता है, जिन्होंने कलिंग जनपद की स्थापना की। उसके बाद उत्कल, जो मनु का पुत्र जो उत्कल थे, उनका समय लगभग 11,800 बीसी में आता है। उसके बाद हमें कलिंग जनपद का ही उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में, फिर उसके बाद रामायण में, महाभारत में भी। महाभारत काल है 3162 बीसी, उस समय श्रुत्यायुध उड़ीसा के राजा थे। उसके बाद कौन राजा थे इसका उल्लेख हमें नहीं मिलता, केवल हमें खारवेल से पहले शोभन राज, जो कि महावीर निर्वाण से लेके जो हमें 1189 बीसी से लेके हमें एक कंटिन्यूअस उड़ीसा के शासकों का संपूर्ण जीनियोलॉजिकल लिस्ट प्राप्त होता है, जिसकी मैंने अपनी किताब द क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया के 2nd वॉल्यूम में एक पूरा चैप्टर है, 23rd चैप्टर, जिसमें कि पूरी मैंने क्रोनोलॉजी दी है वैदिक युग से लेकर के मुस्लिम इन्वेजन तक। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।